गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने पिछले क्लास में पंच परमेश्वर पढ़ा था और पंच परमेश्वर में हम लोगों ने उस कहानी का सारांश जान लिया था। सारांश क्या था हमारा कि कैसे एक कहानी के माध्यम से जो इसके लेखक हैं उन्होंने किस तरह से कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि पंच जब कोई व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो परमेश्वर हो जाता है, अर्थात वो ईश्वर हो जाता है, अर्थात वो जो न्याय करेगा वो कभी गलत नहीं होगा। कभी उसको मतलब उस जगह पर जब आप बैठ जाएंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप जो करेंगे, अगर आप गलत फैसला लेंगे तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए गलत होगा, उस व्यक्ति के लिए गलत होगा जिसने वो गलती की ही नहीं है। और अगर आप गलत फैसला उसके खिलाफ लेते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ, तो आपकी आत्मा कभी आपको हमेशा आपकी आत्मा आपको कचोटती रहेगी। तो ये इसका सारांश है। अब कहानी क्या है, आप पिछले क्लास में मैंने जो बताया इसको आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन क्या है देखिए। हाँ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मित्रता तब से चली आ रही थी जब ये बालक थे। एक साथ खेलना, एक साथ खाना, इकट्ठे खेलना और इकट्ठे ही पढ़ना। दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय वे एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। हिंदू और मुसलमान होते हुए भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी। देखिए, दोनों में इतनी दोस्ती थी कि वो मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक कि एक साथ खाना, इकट्ठे खेलना, इकट्ठे ही पढ़ना, हर काम वो एक साथ ही करते थे। यहाँ तक कि जब वो बड़े हो गए तो उनमें इतनी दोस्ती थी कि जब वो बड़े हो गए तो तीर्थ या हज पर जाते थे तो उस वक्त भी जाते समय वो अपना घर बार एक दूसरे को सौंप कर जाते थे। उनके बीच धर्म की कोई भी दीवार नहीं थी, ठीक है। आगे क्या है, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह जमीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक वह जिंदा है वह उसे खिलाता पहनाता रहेगा। जब तक जमीन उसके नाम न हो गई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन जब जमीन जुम्मन शेख के नाम हो गई सारा आदर धरा का धरा रह गया। जुम्मन की पत्नी करीमन उसे रोटियों के साथ खूब गालियां भी देती। जुम्मन पत्नी को कुछ ना कहता, वह भी चाहता था कि बुढ़िया से जल्दी पीछा छूटे। इस रोज रोज की कलह से उबकर मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा मुझे महीने में कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूँगी। अब देखिए, जुम्मन अलगू चौधरी के परिवार था और जुम्मन शेख के परिवार में उनके अलावा उनकी एक मौसी थी, बूढ़ी मौसी थी। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था इसके बारे में। और उस मौसी का जुम्मन शेख के अलावा कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि मतलब अब कोई नहीं था, मैं इसके कोई उनका बच्चा भी नहीं था। जो था वो जुम्मन शेख था और मौसी के पास थोड़ी सी ज़मीन थी। तो जब तक मौसी ने उस ज़मीन को जुम्मन शेख के नाम न कर दिया तब तक उसका बहुत आदर सत्कार हुआ और मतलब समय समय पर खाना पीना हर कुछ आदर से मिलता था उसको। लेकिन जैसे ही मौसी ने अपनी उस ज़मीन को जुम्मन शेख के नाम किया उसका आदर धरा का धरा रह गया। पत्नी भी बहुत मतलब कुछ भी नहीं करती थी, 2 सूखी रोटी देती थी, उसके साथ गालियाँ भी खूब देती थी। और ये पत्नी का क्या नाम था, करीमन। लेकिन जुम्मन कभी उससे कुछ भी नहीं बोलता था। और रोज़ रोज़ मौसी ने एकदम वो बहुत परेशान मौसी रहने लगी कि ऐसा कैसे हो गया। इसके पहले तो ये लोग मुझे बहुत मानते थे और बहुत वो दुखी भी रहने लगी। लेकिन और साथ ही जुम्मन शेख ने ये वादा भी किया था कि जब तक तुम रहोगी तुम्हारी देखरेख मैं करूँगा। और मौसी ने यही सोच कर कि यही मेरा सब कुछ है, मेरे जाने के बाद भी तो इसी का होगा, तो क्यों ना मैं पहले ही इस ज़मीन को इसके नाम कर दूँ। मौसी ने किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो लोग जो मौसी ने सोचा था वो नहीं कर पाई। वो मौसी वैसा उन लोगों ने मौसी के साथ नहीं किया और मौसी दुखी रहने लगी। इसलिए मौसी ने क्या कहा कि मुझे अब जुम्मन शेख से उसको बात करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि अब मुझे जुम्मन शेख से बात करनी पड़ेगी। उसने जुम्मन शेख से कहा कि बेटा मुझे महीने में कुछ पैसे
पैसे दे दिया करो, मैं अलग खा पका लिया करूँगी। जुम्मन ने पैसा देने से साफ मना कर दिया। जुम्मन ने क्या कहा कि मैं पैसा वैसा कुछ भी नहीं दूंगा। अब महीने में तो पैसे देने पड़ते ना, तो थोड़ा एक मतलब ज़्यादा ही हो जाता, एक टेंशन बन जाता कि मौसी को इतने पैसे दे देना है। तो जुम्मन ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। वह बोला हाँ हाँ, और साथ ही मौसी ने क्या कहा, जब जुम्मन ने मना कर दिया तो मौसी ने पंचायत की धमकी दी। कहा कि ठीक है, तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं पंचायत बुलाऊंगी और पंचायत जो फैसला करेगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। जुम्मन ने कहा कि हाँ हाँ जाओ, पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रोज रोज रात दिन की चिक चिक या खटपट पसंद नहीं। उसने भी सोचा कि अब तो मौसी का है ही कौन और कौन मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा। उसने कहा कि ठीक है जाओ और तुम फैसला करा लो। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अब मौसी ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो अलगू चौधरी के पास गई और उसने अलगू चौधरी के पास गई और अलगू चौधरी को भी आने को कहा। अलगू चौधरी से भी आने के लिए कहा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए। लेकिन अलगू चौधरी ने जब अपना नाम सुना तो उससे थोड़ा घबराहट हुई और तब मौसी ने क्या कहा, मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया और अलगू से भी जाकर कहा अलगू कल पंचायत में तुम भी आना। अलगू से कहा कि मैं एक पंचायत बुला रही हूँ और उसमें तुमको भी आना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ गांव तो आसपास ही होते हैं ना। शहर में ऐसा होता है कि आज जैसा समय आ गया है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गाँव में हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए लोग तैयार रहते हैं और कहीं भी किसी के घर में खटपट कुछ भी होगी तो लोगों को पता चल जाएगी। अलगू को भी उसके घर की कलह के बारे में पता चल चुका था कि उसके घर में क्या हो रहा है। तो अलगू को थोड़ी सी हैरानी हुई। मुझे क्यों घसीटती हो बीच में? तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है। कल क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? अब जब अलगू चौधरी को मौसी ने कहा कि तुम भी कल पंचायत में आ जाना, तो अलगू ने क्या कहा कि मुझे क्यों घसीटती हो, तुम्हें तो पता है ना कि जुम्मन मेरा दोस्त है। तब मौसी ने क्या कहा कि क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम्हें अपनी दोस्ती प्यारी है, अपना ईमान प्यारा नहीं है, कि सच्चाई क्या है, सही क्या है, उसको तुम नहीं जानोगे। यह सुनकर वह सचेत हो गया। उसने मौसी से वादा किया कि वह जरूर आएगा, यानी कि अब मौसी से उसने प्रॉमिस कर दिया था कि हाँ वो जरूर आएगा। जुम्मन के चेहरे पर फुटे। अब अगले दिन पंचायत बैठी, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। अब अगले दिन पंचायत बैठ गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, साथ साथ अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। जुम्मन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, यानी कि उसे पता था कि चाहे जो भी मौसी कर ले मेरी ही जीत होगी, इसलिए वो मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। इस बूढ़ी को भला कौन पूछेगा? बूढ़ी मौसी ने हाथ जोड़कर पंचों के सामने सारी बात कह दी। जो भी उसके साथ हो रहा था उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि जब तक मेरे पास ज़मीन था तब तक तो ये लोग मेरा बहुत आदर सत्कार करते थे, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं खाने को, दिन भर में 2 सूखी रोटियां मिल जाती हैं, उसके अलावा मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलता और साथ ही साथ उस रोटी के साथ मुझे कुछ गालियां भी मिलती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ पैसे मिल जाए, महीने के कुछ पैसे मिले ताकि मैं अलग खा पका लिया करूँ। लेकिन जुम्मन सिंह उसके लिए भी तैयार नहीं है। यानी मौसी ने पंचायत के सामने अपनी पूरी बात रख दी। पंचों ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम किसे पंच मानते हो? अभी से निपटारा कर लो। अब देखिए पंच यानी 5 लोगों का समूह होता
है। लेकिन उसके अलावे भी जब आप गांव में कभी आप रहे हों या अगर कभी आपने सुना हो देखा हो, तो जो अपनी बात रखता है ना, वो अगर उसको ऐसा ना हो कि वो बाद में कहे कि गलत फैसला हुआ है, इससे उससे भी मौका दिया जाता है कि इन लोगों के बीच में तुम किसी को भी अपना पंच यहाँ मतलब उससे बुला सकते हो, वो जो फैसला देगा वो तुम्हें मानना होगा। तुम अपने आदमी को भी ऐसा कह सकते, मतलब ये उन लोगों का ये पंचों का ये फैसला था कि तुम इनमें से किसी को अपना पंच चुन लो और वो जो फैसला करेगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। अभी से तुम्हें निपटारा कर लेना चाहिए, फिर जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन बोला, मौसी चाहे जिसे चुन सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जुम्मन ने कह दिया कि नहीं मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मौसी जो जिसे चुनेगी वो जो फैसला करेगा मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब मान भी गए। मौसी ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर सक पका गया। अब देखिए दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी और अचानक मौसी ने क्या कहा कि मैं अलगू चौधरी को अपना फैसला सुनाने के लिए कहती हूँ, अपना पंच चुनती हूँ। लेकिन अलगू चौधरी एकदम घबरा गया कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, मैं इसके खिलाफ भी नहीं जा सकता हूँ। अब जुम्मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। जुम्मन को क्या लगा कि अलगू चौधरी तो उसका मित्र है। अब ये ऐसा कभी नहीं होगा कि अलगू मेरे खिलाफ जाए, ठीक है। तो वो एकदम सकपका गया था, लेकिन अलगू जुम्मन से काफ़ी खुश हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं जब क्लास ओवर होगा ना तो मैं ये पढ़ा लेती हूँ, फिर आपसे भी क्वेरी करूँगी, ठीक है। आगे देखिए। अब अलगू चौधरी असमंजस में पड़ गया। सबकी बात सुनी, अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या फैसला लूं। लेकिन सरपंच की जगह पर बैठकर उसने मन ही मन सोचा, पंच के मुंह में ईश्वर बसता है। उसने क्या सोचा, जिस कुर्सी पर वो बैठा था उसने मन ही मन क्या सोचा कि पंच के मुंह में ईश्वर बसता है। अब उसे गलत फैसला नहीं लेना होगा, मुझे न्याय के समय दोस्ती को भूल जाना होगा। अर्थात उसने सोच लिया कि अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि जुम्मन शेख कौन है, मौसी कौन है। मैंने दोनों की बात सुनी और जो सही होगा वो मैं बोलूँगा। अर्थात मुझे अब जुम्मन शेख की दोस्ती को भुला देनी होगी, दोस्ती भूल जानी होगी कि जुम्मन शेख मेरा दोस्त है। अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख यही उचित है कि तुम माहवार यानी महीने में मौसी को खर्च देते रहो। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर न हो तो पंचों के सामने उसकी जमीन के सारे कागजात लौटा दो। जुम्मन शेख ने क्या फैसला लिया कि तुम्हें ये मौसी को माहवार एक महीने में हर महीने कुछ रुपए देने होंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, और नहीं तो इन्हीं पंचों के सामने तुम्हें मौसी के सारे कागजात, जमीन के सारे कागजात वापस करने होंगे। अब एक दोस्त आप ये भी लिख सकते हैं, कठिन शब्द है उसको भी आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे क्या है, कुटिल यानी छली, ठीक है। इसके बाद क्या था, असमंजस, दुविधा। असमंजस, दुविधा। फिर क्या है, तत्पर यानी तैयार। ठीक है। अब मौसी को तो जुम्मन शेख को सारी बात कह दी गई कि तुम्हें या तो मौसी को हर महीने कुछ पैसे देने होंगे और नहीं तो फिर
उसके सारे कागजात, ज़मीन के सारे कागजात तुम पंचों के सामने उसे वापस कर दो। ये जुम्मन शेख का फैसला था। आगे देखिए, यह फैसला सुनकर जुम्मन को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन सारा गांव इस न्याय संगत बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। जुम्मन को क्यों हैरानी हुई? क्यों? क्योंकि जुम्मन ने ये उम्मीद ही नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं था कि अलगू चौधरी उसके खिलाफ जाएगा। लेकिन सारे गांव वाले को उसका ये फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई कि इसने सही फैसला लिया है। जुम्मन को लगा अलगू ने गलत न्याय किया है। अब पहले मैं आपको अलाउ करती हूँ। पहले अब इतनी यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। तो हम लोग आगे बढ़े। अब सबको समझ में आ गई है ना? यस मैम। ओके। यस मैम। मतलब क्या होता है? क्या बेटा? कपटी मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब जो कपट कर छली, हाँ जो छली हो उसको कहते हैं कपटी। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। जुम्मन को लगा अलगू ने गलत न्याय किया है, दोस्ती को नहीं निभाया। वह अलगू से नफरत करने लगा और बदला लेने की ताक में रहने लगा। अलगू को खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत थी। उसने बटेसर नाम के एक व्यक्ति से बैलों की एक जोड़ी खरीद ली। बैल बहुत ही सुंदर और हुष्ट-पुष्ट थे। जुम्मन अलगू के इन बैलों से भी ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या यानी बताइए? ईर्ष्या यानी जलन। हाँ, ईर्ष्या यानी जलन। एक रात जब सारा गांव सो रहा था तब जुम्मन ने एक बैल को जहर दे दिया। सुबह मरे हुए बैल को देखकर अलगू समझ गया कि जुम्मन के सिवा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब एक बैल से खेती नहीं हो सकती, इसलिए अलगू ने वह बैल समझू बनिए के साथ बेच दिया। बनिए ने उसे 1 महीने के बाद पैसा देने का वादा किया। अब देखिए, फैसला तो उसने बहुत अच्छा सुनाया था, लेकिन सबको खुशी तो थी, लेकिन जुम्मन शेख को लगा कि नहीं, अलगू चौधरी ने उसके साथ गलत न्याय किया है। अब वो उसने दोस्ती को नहीं निभाया। अब उससे वो थोड़ा नफरत करने लगा, मतलब काफ़ी गुस्से में रहने लगा। उससे बातचीत भी अब नहीं होती थी। अलगू को तो बात समझ में आ गई थी कि जुम्मन शेख मुझसे क्यों नाराज़ है। अब देखिए आगे। अब और जुम्मन शेख क्या सोचने लगा कि कभी ना कभी मैं इस बात के लिए उससे बदला जरूर लूँगा। ये जुम्मन शेख ने सोच लिया था। अब उसी ताक में वो रहने लगा। इधर अलगू को अपने ज़मीन के लिए कुछ बैलों की ज़रूरत, ज़मीन के लिए अपने ज़मीन के खेत के लिए मतलब जोतने के लिए बैलों की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया कि बटेसर नाम का एक व्यक्ति था, उससे एक जोड़ी बैल खरीद ली। एक जोड़ी में 2 होते हैं, एक जोड़ी उसने बैल खरीद ली और बैल काफ़ी हुष्ट-पुष्ट थे और उससे वो अपने खेतों को जोतने लगा। लेकिन जुम्मन शेख को उससे थोड़ी ईर्ष्या हो गई थी, जलन हो गया था। तो उसने क्या किया कि उसको एक तो उसको गुस्सा था ही, उसको उस ताक में रह रहा था किसको किसी न किसी दिन इससे तो बदला लेना ही है। तो उसने क्या किया कि एक रात उस एक जोड़ी जो बैल थी उसमें से एक बैल को उसने जहर दे दिया। किसने? जुम्मन शेख ने। अलगू चौधरी को जब सवेरा हुआ तो अलगू चौधरी जब उस बैल के पास गया तो देखा कि वो मर चुका था। अलगू चौधरी समझ गया कि यह काम जुम्मन शेख के अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। वह खून का घूंट पीकर रह गया, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं था तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो खून का घूंट पीकर रह गया।
अब वो एक बैल लेकर क्या करता, तो उसने समझू बनिए से अपना एक बैल बेच दिया, क्योंकि समझू बनिए को खेती तो करनी नहीं थी, उसे गांव से शहर और शहर से गांव जाना था। वो बनिया था, अपने सामान को शहर से लाता था और गांव में बेचता था, तो उसे एक बैल की ज़रूरत थी। उसने अपने उस बैल को समझू बनिए से बेच दिया और समझू बनिए ने कहा कि मैं महीने के अंत में इस महीने के बाद मैं आपको पैसा दे दूँगा। वो भी मान गया। समझू नया और हुष्ट-पुष्ट बैल पाकर बड़ा खुश हुआ, उसका लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोत कर गांव से मंडी और मंडी से गांव तक सारा दिन दौड़ता रहता। मंडी यानी बाजार। उसे न तो उसके चारे की फिक्र थी न पानी की। इतनी मेहनत से बैल कमज़ोर पड़ गया। अब देखिए, समझू बनिए ने जब देखा कि ये तो काफ़ी हुष्ट-पुष्ट है, इसको खिलाने पिलाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो काफ़ी खुश हुआ और अपने उस बैल को गांव से मंडी और मंडी से गांव लेकर हमेशा अपने गाड़ी में बांधकर और लेकर उसको दौड़ता रहता। उसके हुष्ट-पुष्ट शरीर को देखकर उससे ऐसा लगा कि अब इसको खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके चारे की भी वो फिक्र नहीं करता था। एक दिन समझू मंडी से घर आ रहा था। गाड़ी में ढेर सारा नमक और घी के पीपे लदे थे। बोझ इतना ज़्यादा था कि बैल का गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा था। गांव और मंडी के बीच के रास्ते में पहुंचकर बैल बिल्कुल पस्त पड़ गया और उसने वही प्राण त्याग दिए। अब समझू बनिए को चूँकि उसके खाने पीने की फिक्र थी नहीं, चारे की फिक्र थी नहीं, तो उसने और वो ऐसे ही दौड़ा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसे अचानक एक दिन वो मंडी से घर आ रहा था और गाड़ी में ढेर सारे घी के और नमक के, तेल के सब पीपे लदे हुए थे। मतलब बोझ ज़्यादा था, इतना ज़्यादा बोझ था कि वह बैल उस गाड़ी को खींच नहीं पाया और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी आगे बढ़ने में, तो उसने वहीं प्राण त्याग दिए। समझू को रात वहीं बितानी पड़ी। समझू बनिए को वहीं पे रात बितानी पड़ी। यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? यस मैम। है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब देखिए आगे कहानी में क्या होता है। अब रात में तो अब रात भर तो उसको वहीं पे अपनी ये गाड़ी को रोकना पड़ गया। अब वो कैसे जाता, बीच ऐसी जगह उस बैल की मृत्यु हुई थी कि ना वो मंडी वापस जा सकता था ना घर वापस जा सकता था, तो वो उसको अपने पूरी रात वहीं बितानी पड़ी। और वो भी घना जंगल था, मतलब गाँव में तो बीच बीच में बहुत सुनसान भी तो हो जाता है ना। सुबह जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि सारे जो घी और तेल के पीपे लदे हुए थे वो सारे गायब थे, यानी कि सब कुछ चोरी हो चुका था। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब देखिए